हेलो स्टूडेंट्स, टैलेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 2 यानी मोशन के बारे में बताएंगे। तो मोशन यानी होता है गति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गति क्या होता है। तो गति उसे कहते हैं जब कोई पिंड के स्थिति में समय के साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है, तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई ये पिंड है, कोई यहाँ पे मार्कर है और ये 10 सेकेंड के बाद यहाँ इस पोजीशन से यहाँ पे आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मार्कर है 10 सेकेंड में क्या हुआ, इसमें ये गति हुआ। आइए इस डिफिनीशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला लिखेंगे हम यहाँ पे डिफिनीशन कि गति यानी मोशन क्या होता है। गति यानी मोशन। तो हम लिखेंगे जब किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तब उस वस्तु को गति में कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया गति। यानी जब किसी पिंड की स्थिति में समय के अनुसार उसके स्थान में परिवर्तन होगा, तब उस वस्तु को गति में कहेंगे। दूसरा डिफिनेशन ये बनता है कि विराम को बोलते हैं रेस्ट, यानी रेस्ट अवस्था। यानी ठीक इसके विपरीत हो जाएगा कि जब किसी पिंड की स्थिति में समय के साथ उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा, तब क्या हो जाएगा, उस वस्तु को विराम अवस्था में कहेंगे। आइए इसका भी डिफिनेशन यहां पे लिखते हैं। जब किसी वस्तु की स्थिति, वस्तु पिंड या कण कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है। विराम अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, यानी गति के प्रकार। गति के प्रकार क्या होता है? गति जो है दो प्रकार के होते हैं। गति के जो है दो प्रकार होते हैं। पहला नियमित गति यानी रेगुलर मोशन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं यहां पे। यानी जब कोई वस्तु किसी निश्चित नियम के अनुसार गति करता है, इसको भी यहां पर डिफाइन करते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित नियम के अनुसार गति करता है, तब उसे नियमित गति कहते हैं। नियमित गति कहते हैं। नेक्स्ट है अनियमित गति। दूसरा है अनरेगुलर मोशन। इसमें क्या होगा, इसके एग्जांपल भी दे सकते हैं। इसका यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी निश्चित नियम के अनुसार गति करता है, यानी किसी निश्चित पथ पे गति करता है, तो उसे क्या कहेंगे, नियमित गति। इसमें लिख सकते हैं साइकिल की गति या बस की गति, जितने भी गति होता है इसमें हो सकता है। बस की गति, ठीक है। और अनियमित गति,
यानी जब कोई वस्तु इधर उधर गति करता है तब उसे अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? मक्खी की गति, यानी अनियमित में क्या होगा? कोई नियम नहीं। मक्खी क्या करती है? कभी यहां कभी वहां कभी इधर उधर, यानी उसका कोई रूल नहीं होता है। यानी अनियमित गति में क्या हो जाएगा? मक्खी की गति। मक्खी की गति, कीड़ा मकोड़ा जितना भी है उसका भी हो सकता है, मच्छर की गति भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं नियमित गति की टाइप। यानी नियमित गति के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला है, इसमें ये डिफिनेशन वाला है। पहला है रैखिक गति। तो रैखिक गति क्या होता है नियमित गति में? पहला इसमें है रैखिक गति। रैखिक गति यानी जब कोई वस्तु किसी सीधा पथ पर गति करता है तब उसे रैखिक गति, यानी उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु किसी सीधा पथ पर, सीधा या सीधी पथ पर गति करता है तब उसे रैखिक गति कहते हैं। रैखिक गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी सीधी पथ पर अगर गति करेगा तब उसे रैखिक गति कहेंगे। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे बंदूक से निकली हुई गोली की गति। बंदूक से निकली हुई गोली की गति, या क्रिकेट मैदान में जो बैट्समैन क्या करते हैं? दौड़ते हैं, उसका भी गति हो सकता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा है वृत्तीय गति, यानी सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति, ठीक है, यानी इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करेगा तब उसे वृत्तीय गति कहेंगे। यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तब उसे वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं? चंद्रमा जो है पृथ्वी के क्या करता है? चारों ओर गति करता है। यानी चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर की गति, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का क्या करता है? परिक्रमा करता है। तो ये हो जाएगा वृत्तीय गति। और तीसरा है दोलन गति। दोलन गति इसको ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तब उसे दोलन गति कहते हैं। जब कोई पिंड
जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है तब उसे दोलन गति कहते हैं। दोलन गति कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? पेंडुलम की गति, झूले की भी गति हो सकता है। क्या करता है पेंडुलम? यानी जो ये पेंडुलम वाला जो घड़ी होता है, वॉच होता है, वो क्या करता है कि किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करता है। पेंडुलम की गति हो सकता है पहला। दूसरा, झूले का भी गति हो सकता है। झूले की गति, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है। अब है आवर्त गति। ठीक है। आवर्त गति क्या होता है? आवर्त गति यानी पीरियोडिक मोशन इसको बोलते हैं। तो आवर्त गति जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को किसी निश्चित समय अंतराल में उसको बार बार जब दोहराएगी तब उसे आवर्त गति कहेंगे। ठीक है। आइए इसको यहां पे लिखते हैं। जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु को किसी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है तब उसे आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं। आइए फिर से दोलन गति और आवर्त गति के डिफिनेशन को यहां पे फिर एक बार और देख लेते हैं। आवर्त गति में हमने क्या लिखा है? जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के किसी निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को क्या करती है? बार बार दोहराती है, तो उसे आवर्त गति कहेंगे। और दोलन गति में हमने क्या डिफिनेशन लिखा था? जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के, ठीक है, आगे पीछे या ऊपर नीचे जब गति करेगा तो उसे दोलन गति कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या दे सकते हैं? सिलाई मशीन की गति। सिलाई मशीन में क्या होता है? यानी किसी निश्चित बिंदु भी होता है उसमें और उसका जो है बार बार उसको दोहराती रहती है। यानी लिख सकते हैं इसमें सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की गति। दूसरा एग्जांपल झूले की गति। झूले की गति। ठीक है। तो ये हो गया नियमित गति के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? रैखिक, वृत्तीय, दोलन और आवर्त गति। अब हम आगे जो डिफिनेशन लिखवाने वाले हैं वो है अदिश राशि। अदिश राशि यानी इसको इंग्लिश में जो है स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? यानी वह भौतिक राशि जिसका सिर्फ क्या हो? परिमाण ज्ञात हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। यहां पे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। वह भौतिक राशि जिसका सिर्फ परिमाण ज्ञात हो उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? दूरी, समय,
द्रव्यमान, द्रव्यमान और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, यानी सब के सब क्या हो जाएंगे, अदिश राशि हो जाएंगे। इसको ये समझते हैं, यानी हमने लिखा वह भौतिक राशि जिसका सिर्फ क्या हो, परिमाण यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका ज्ञात हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी है, मान लीजिए कि दूरी है, तो दूरी को हम क्या करेंगे, उसको मापेंगे 5 मीटर, 10 मीटर या 10 किलोमीटर, तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड मिल रहा है। ठीक है, कोई डायरेक्शन वहां पे नहीं शो हो रहा है कि लेफ्ट है कि राइट है, या नॉर्थ है, साउथ है, या ईस्ट है, या वेस्ट है। सिर्फ उसमें क्या पता चल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। इसलिए दूरी, दूरी में भी वही बात है, समय भी क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या होता है, समय जो आप बोल सकते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान में भी बोल सकते हैं इतना केजी या इतना, क्षेत्रफल भी क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी ये जितने भी है ये सब के सब क्या है, अदिश राशि है। अगला है सदिश राशि। सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि दोनों ज्ञात होगा, उसका परिमाण भी और दिशा भी। इसमें क्या लिखेंगे, वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिसका परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, दिशा का भी ज्ञान हो या ज्ञात हो, ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर को ऐसे एरो के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसका सबसे पहले एग्जांपल देते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वेग, विस्थापन, विस्थापन, त्वरण, संवेग, बल। ठीक है, यानी ये सब के सब क्या है, इत्यादि, और सब भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, इसमें भी इत्यादि देंगे, इसलिए कितना ही नहीं है ये। तो सदिश राशि में क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेग में क्या होता है, वेग का जब हम अभी आगे जब डिफिनेशन देखेंगे उसमें बताएंगे कि दिशा भी और उसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात होता है। वैसे ही विस्थापन का भी, त्वरण का भी, संवेग का भी, बल का भी, ये सब हम डिफिनेशन आगे देखेंगे इस तीनों का। ठीक है, अगर वीडियो आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए अब दूरी देखते हैं। तो दूरी क्या होता है कि किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। आइए इसका डिफिनेशन यहां पे लिखते हैं। किसी गतिशील पिंड द्वारा, किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में पथ की वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी का ये सही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, यानी किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। अगला जो डिफिनेशन है वो है आपका विस्थापन। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से हमको यहां जाना है, तो ये बिंदु, कोई डायग्राम इस टाइप का है, तो अगर ये पॉइंट हो गया ये हो गया बी, तो यहां से हमने क्या किया, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए ऐसे आना पड़ेगा, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। लेकिन वही अगर हम क्या करते हैं, ए और बी को वैसे मिला देते हैं, तो ये हो गया शॉर्टकट डिस्टेंस। यानी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यहां पे इसका डिफिनेशन लिखते हैं, दो
बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, लिख देते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर देते हैं कि ये दोनों बिंदुओं के बीच का क्या निकालिए, विस्थापन निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहां से कोई पिंड जो है ए पर है और ये गति करते हुए यहां तक आया, ये मान लीजिए ओ है, ये 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। फिर यहां से ये ओ से बी पे पहुंचता है, ये बी है, ये है 4 मीटर, ठीक है। अगर दूरी की बात किया जाएगा तो ये जो पिंड है, पिंड ए कितना दूरी कवर किया है, यानी 7 मीटर। वही अगर कहा जाएगा कि ए और बी के बीच का क्या निकालिए, विस्थापन निकालिए, तो यानी क्या करेंगे, ए और बीच का ये शॉर्टकट जो डिस्टेंस है, यानी जो न्यूनतम दूरी है उसको निकालेंगे कौन के फार्मूला से, यानी ए बी कैसे निकाल सकते हैं आप, ए बी इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहां से 9 + 16 यानी 25, ये हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनवाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्या, ए और बी के बीच का जो विस्थापन है ये हो गया 5 मीटर, ठीक है। अब आप लोग से ये पूछा जाएगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए, तो कैसे अंतर बताइएगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे अंतर बताते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दूरी और विस्थापन में अंतर बताएं। तो क्या करेंगे कि यहां पे एक तरफ दूरी कर देते हैं और एक तरफ विस्थापन के बारे में लिखते हैं, यहां पे विस्थापन, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, जब आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन लिखकर, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखकर डैश दे देंगे, विस्थापन में अंतर, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे। तो दूरी के बारे में लिखेंगे, दूरी का हमने क्या डिफिनेशन बताया है, यहाँ पे दूरी का डिफिनेशन, उधर विस्थापन का डिफिनेशन पहला लिख देंगे, ये दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यानी किसी गतिशील पिंड द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ये पहला पॉइंट दूरी में हो गया। और पहला पॉइंट विस्थापन का लिखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये पहला हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे, इसका सिर्फ परिमाण ज्ञात होता है, और इसमें इसका
परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है, इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे, दूरी जो है क्या होता है, सदिश राशि होता है। यह सदिश राशि है, यह जो है अदिश, सॉरी ये जो दूरी जो है अदिश राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन जो है सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये तीसरा हो गया। चौथा क्या लिखेंगे, चौथा जो है लिखेंगे, यह हमेशा धनात्मक होता है, यह हमेशा धनात्मक होता है, और इसमें यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, और पांचवा भी लिख सकते हैं कि दूरी, किसी गतिशील पिंड का दूरी हमेशा कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी गतिशील पिंड का दूरी जो है शून्य कभी नहीं हो सकता है। और विस्थापन भी लिख सकते हैं, किसी गतिशील पिंड का जो दूरी है क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। कहने का मतलब ये है, ये शून्य कब होगा, ये शून्य कभी नहीं होगा, इसके लिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं। विस्थापन के लिए सबसे पहले दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई पिंड यहां से, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये गति करते हुए फिर कहां पे आ गया, ये इसी पॉइंट पे आ गया, फिर इसी पे आ गया। इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है जी, ए है। ठीक है, यानी ये दोनों, इस बिंदु के बीच का अगर न्यूनतम दूरी निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, यानी ये एक ही बिंदु है, यानी दोनों इक्वल है, तो इक्वल से इक्वल नंबर घटाएं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो सकता है कि किसी गतिशील जो है पिंड का विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, और किसी गतिशील पिंड का दूरी जो है शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं चाल, चाल यानी स्पीड। ठीक है, तो चाल का डिफिनेशन हम लोग 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चाल, दूरी, ये सब, चाल, दूरी, समय। चाल क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय का मतलब होता है 1 सेकेंड। ठीक है, यानी पर सेकेंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहां पे इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर ये डिफिनेशन समझ में नहीं आ रहा है, एक और डिफिनेशन यहां पे लिख देते हैं, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका इसी डिफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी गतिशील पिंड द्वारा, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, यानी हमने ये जो डिफिनेशन लिखा, किसी गतिशील पिंड द्वारा तय की गई दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर, इस डिफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, यानी चाल बराबर यानी दूरी और समय का अनुपात, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बाई समय। ठीक है, यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बाई समय। और यहां से अगर दूरी आप निकालते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। ठीक है, अगला जो डिफिनेशन है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल का मतलब होता है कि कुल तय की गई दूरी और तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। किसी पिंड द्वारा
किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। यानी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा? औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बाय कुल तय करने में लगा समय, या कुल समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया औसत चाल। अब आइए देखते हैं कि वेग क्या होता है। वेग, और यहां पे लिख सकते हैं चाल जो है ये क्या होता है? ये जो है अदिश राशि होता है। यहां पे लिख देना है कि चाल जो है क्या होता है? चाल अदिश राशि है। ये जो है अदिश राशि है। ठीक है, अब है वेग के बारे में लिखवा दे कि वेग जो है ये एकांक समय में, यानी किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में क्या होगा? इसमें सिर्फ एक निश्चित दिशा जुट जाएगा। यानी जैसे ही दिशा जुटेगा तो वेग क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। यानी किसी निश्चित दिशा में, इसका डिफिनेशन क्या होगा? किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर, ठीक है, बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे? लिखेंगे इसके आंसर में चाल और वेग में अंतर लिखकर डैश दे देंगे। वेग में अंतर, एक तरफ लिखेंगे चाल और दूसरे तरफ लिखेंगे वेग। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहां पे चाल को डिफाइन करेंगे। चाल क्या होता है? एकांक समय में तय की गई दूरी को, जो डिफिनेशन लिखे थे इसके पहले, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसमें पहला किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को, किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसका दूसरा, इसका सिर्फ परिमाण ज्ञात होता है। और इसका दूसरा, इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है। इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात होता है। तीसरा, यह एक सदिश राशि है। इधर तीसरा
सॉरी ये सदिश नहीं, ये क्या है, अदिश राशि है। चाल जो है अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। और चौथा, किसी गतिशील पिंड का चाल कभी भी, किसी गतिशील पिंड का चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। और वेग, इसमें चौथा, और वेग शून्य हो सकता है, और वेग शून्य हो सकता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट लिखवा देते हैं आज का, त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि होता है, और यह एक सदिश राशि होता है, ठीक है। और त्वरण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण। यानी जब किसी वेग के परिवर्तन जो है समान रूप से होता है तो उसे समान त्वरण कहते हैं, और वेग में परिवर्तन का दर जब असमान रूप हो तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो मोशन में जितने भी डिफिनेशन वाले वर्ड थे, जिनको जितना भी मतलब कि डिफाइन करने वाला टर्म था, सबका हमने यहाँ पे डिफिनेशन बता दिया, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए कि याद कीजिए, और जब हम अगले वीडियो में आएंगे इसमें जो भी मतलब कि फॉर्मूला यूज होने वाले हैं, भी यू टी में रिलेशन क्या होता है, यानी एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, भी बराबर यू प्लस ए टी, यानी ये जितने भी 3-4 फॉर्मूला है सबको हम ग्राफीय विधि और गणितीय विधि से उसको प्रूव करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।